भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिडिल ईस्ट जल रहा है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका एक साथ हैं। आप किसकी तरफ हैं? आप अमेरिका या इजराइल की तरफ हैं या फिर ईरान की तरफ हैं? ये आपकी पर्सनल राय हो सकती है, लेकिन भारत सरकार किसकी तरफ है ये हमें नहीं पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मिडिल ईस्ट के युद्ध पर, तेल गैस के संकट में भारत में जिस तरीके से लाइनों में लोग गैस को लेकर लगे हुए हैं, उस पर पहली बार संसद में बोलने के लिए आए हुए थे। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने बताया कि भाई 1 करोड़ भारतीय जो है वो खाड़ी देशों में रहते हैं, जिसमें 3.5 लाख लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। एलपीजी संकट को लेकर भी उन्होंने कहा कि भाई भारत करीबन 60% अपनी जरूरत का एलपीजी बाहर से खरीदता है, चिंता का विषय है। इसके अलावा उन्होंने तमाम बातें कही, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि भारत सरकार का स्टैंड क्या है? भारत सरकार किसकी तरफ है? भारत सरकार ये जरूर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जरूर कह रहे हैं कि भाई हॉर्मुज का रास्ता बंद करना स्वीकार्य नहीं है, ये खुलना चाहिए। तो क्या आप ईरान के खिलाफ हो? फिर आपके जहाज तो निकाले जा रहे हैं। आपने ये भी बात कही कि हमारे जहाज निकाले गए, बातचीत के जरिए हमारे जहाज वहां से निकाले गए। 3 जहाज निकाले गए, 2 जहाज हॉर्मुज से निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, वो भी कुछ दिनों में, यानी कि आज या कल में वो भी पहुंच सकते हैं। यानी कि भारत के जहाज तो निकाले जा रहे हैं। तो फिर आप क्या इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हो? आप किसी के खिलाफ बोल भी नहीं रहे हो। तो भारत का स्टैंड क्या है? भारत किसकी तरफ है? और भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान मैं आपको सुनाऊंगा यहां पर, लेकिन मैं एक सवाल जरूर उठाना चाहूंगा। वो सवाल यह है कि भारत अपना स्टैंड क्यों क्लियर नहीं करता है? अगर हम इसकी तरफ भी हैं, उसकी तरफ भी हैं, तो फिर इससे हमारा ही तो नुकसान है ना। क्योंकि दुनिया अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2 हिस्सों में बटी हुई है। या तो वो फिर ईरान का समर्थन कर रहे हैं कुछ देश, जैसे चीन हो गया, रूस हो गया, खुलकर ईरान का समर्थन कर रहे हैं, और भी अन्य देश हैं। और दूसरी तरफ या तो फिर कुछ देश, जैसे आप यूरोप के देश देख लीजिए, कुछ देश जो है वो इजराइल और अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं। यानी कि दुनिया बटी हुई है। लेकिन भारत का क्या कहना है कि भाई बातचीत के जरिए इस मसले का समाधान निकाला जा सकता है। बिल्कुल मैं सहमत हूं, भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से मैं सहमत हूं कि बातों के जरिए ही समाधान निकाला जा सकता है। बम गोला मार के तो समाधान निकलेगा नहीं। आप एक बम मारोगे, वहां से शायद 2 बम आएंगे, तो समाधान कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। आम जनता तो मरेगी मरेगी। तो भाई समाधान तो बातचीत के जरिए निकलता है। लेकिन आप हैं किसकी तरफ? ना आज आप अमेरिका के दोस्त रह गए हैं और ना ही आज आप ईरान के दोस्त रह गए हैं। ईरान ने कभी हमारे साथ बुरा नहीं किया है। ईरान से हम भले तेल ना खरीदते हो, अमेरिका की वजह से ना खरीदते हो, लेकिन खाड़ी देशों से हॉर्मुज के रास्ते हमारा तेल आता है। इसके अलावा हमारे कई प्रोजेक्ट जो है वो ईरान पे, हम उस पर काम भी कर रहे हैं। तो ईरान ने कभी हमसे दुश्मनी तो मोल ली ही नहीं। अमेरिका भले ही हमें लगातार आग दिखाता रहता हो, दोगला हो, लेकिन हम अमेरिका के खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं। इसका नुकसान तो हम भारतीयों को ही हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है? आपने पिछले साल देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अब भाई इसको रिलेट करना, पिछले साल आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के समय आपने एक चीज गौर करी होगी कि हमारे साथ, यानी कि भारत के साथ, कोई भी देश खुलकर नहीं आया। ना रूस भी खुलकर नहीं आया, ना ही अमेरिका खुलकर आया। अमेरिका तो मुझे लगता है पाकिस्तान की तरफ ही था। जबकि पाकिस्तान के साथ आप देखते हैं तो कई देश खुलकर समर्थन करने आए। तुर्की हो गया, उसने खुलेआम कहा पाकिस्तान पर हमला होगा तो हम भी आएंगे। अपने हथियार जो है तुर्की ने खुलेआम दिए, पाकिस्तान को दिए। चीन खुलेआम पाकिस्तान के समर्थन में आया, लेकिन भारत के समर्थन में कोई नहीं आया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह खुद भारत का स्टैंड है। भारत, जब रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो भारत रूस भी जाता है, यूक्रेन भी जाता है। भारत कहता है दोनों देश हमारे लिए बराबर हैं। अब यहां पर युद्ध हो रहा है, यहां भी भारत कह रहा है दोनों देश हमारे लिए बराबर हैं। भारत बस निंदा कर देता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई दुनिया के देश भी तो जब हम पर हमला होता है तो वो भी निंदा ही तो करेंगे ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई हमारे साथ खुलकर समर्थन में नहीं आता है। इसका नुकसान हम भारतीयों को है, क्योंकि हमारे, अगर आप सीमाओं पर देखें, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, और दोनों ही, अब चाहे आप बांग्लादेश भी ले लो, तीनों ही जोड़ लो, श्रीलंका का भी कोई भरोसा नहीं है। कुल मिलाकर हम भी जो है वो चौतरफा घिरे हुए हैं। और जब घिरे हुए हैं, कल के दिन अगर हमारा युद्ध होता है तो हमारा साथ देने कौन आएगा? तो भाई दुनिया के देश भी तो निंदा ही करेंगे ना।
सोचने वाली बात है। भारत को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, भले एक से दुश्मनी लेनी पड़ जाए तो ले लो, लेकिन आप एक के साथ खड़े रहो। और उसके साथ खड़े रहने का मतलब ये होगा कि कल के दिन आपके घर में कोई पत्थर मारेगा तो वो भी आपके साथ खड़ा रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर से हमें सबक मिलती है, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इससे सबक नहीं लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान जरूर सुनिएगा और उसके बाद अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से आप संतुष्ट हैं? अध्यक्ष जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। अध्यक्ष जी, प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हो या फिर जो टूरिस्ट वहां गए हैं, सभी को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। अध्यक्ष जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। खाड़ी देशों में भारतीय स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। सीबीएसई ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन बच्चों की पढ़ाई निर्बाध चलती रहे, इसके लिए सीबीएसई उचित कदम उठा रही है। यानी सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी
लगातार काम किया गया है। अध्यक्ष जी, आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते एक दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। अध्यक्ष जी, बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अध्यक्ष जी, सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास ये है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर निरंतर नजर बनाए हुए है। हमारा प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं ताकि हमारे मैरीटाइम कॉरिडोर सुरक्षित रहे। ऐसे प्रयासों के कारण बीते दिनों हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं। अध्यक्ष जी, संकट के इस समय में देश की एक और तैयारी भी बहुत काम आ रही है। पिछले 10-11 साल में इथेनॉल के उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर अभूतपूर्व काम हुआ है। एक दशक पहले तक देश में सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। इसके कारण प्रति वर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। अध्यक्ष जी, जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से
ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। इसी आग्रह के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।